तो आज की वीडियो में हम फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेट्रो हॉस्पिटल। तो मेट्रो हॉस्पिटल का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी ब्रांचेस है इसकी। नोएडा में भी है, नोएडा में तो 2 हैं। फरीदाबाद की सबसे बड़ी ब्रांच है इनकी। तो यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल इनकी नई एक बिल्डिंग बनी हुई है और वैसे तो मल्टी स्पेशलिटी है ये, लेकिन साथ में इन्होंने कैंसर का भी एक छोटा अपना सेटअप बना लिया है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 450 से भी ज्यादा बेड का हॉस्पिटल है ये। लेकिन सैलरी कितनी देता है, ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। और आपको कौन से क्वेश्चंस वहां पे आएंगे, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं एज ए फ्रेशर, मैं आपको बताऊंगा। और मुझे एज एक्सपीरियंस क्या क्या पूछे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है सेक्टर 16A फरीदाबाद में। और मेट्रो में जाना चाहते हो तो नियर बाय इनकी वॉयलेट लाइन है वहां पे जो जाती है मेट्रो स्टेशन की। ओल्ड फरीदाबाद का मेट्रो स्टेशन पड़ता है नियर बाय, अगर आपको मेट्रो के थ्रू जाना है तो ईजी है मेरे हिसाब से। जैसे आप अगर अमृता जा रहे हो तो वहां से एक ऑटो लो, फिर से मेट्रो चेंज करो और इस मेट्रो पे आ जाओ, तो आप आराम से जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। बेड कैपेसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 450 से ऊपर बेड है इनके। और NABH तो है ही है ना। एलिजिबिलिटी GNM BSc दोनों अप्लाई कर सकते हो। ANM का नहीं है यहाँ पे, ANM को शायद अभी इन्होंने लेना बंद करा हुआ है। लेकिन अगर ANM हो तो अमृता हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे मत जाना चाहे आप। लेकिन अगर GNM या BSc आपने करी तो जा सकते हो। सबसे बड़ी चीज है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपका वेलकम है। फ्रेशर को भी ये लेते हैं, एक्सपीरियंस को भी लेते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि इंटरव्यू कब कब होता है। तो देखो, इंटरव्यू यहाँ पे एक मतलब मंडे टू फ्राइडे तो चलता ही रहता है। कई बार सैटरडे को भी लेते हैं, लेकिन सैटरडे को मेरे हिसाब से जाना बेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप दूर से जा रहे हो तो और वहां पे जाओ और आपको मना कर दे कि नहीं मंडे को ही आना, सैटरडे को हम नहीं लेते, तो फिर आपको ही दिक्कत होनी है ना। तो इससे अच्छा है कि आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही ट्राई करो। आसपास रहते हो तो सैटरडे को भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जाना है तो सुबह सुबह जाना है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 10 से लेके 2 के बीच में जाओ। लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मैं पहले अमृता में गया था, उसके बाद यहाँ पे आया था। तो मुझे आते आते अराउंड 3:40 3:40 में मैं शाम को वहां पे पहुंचा दोपहर को। तो उस टाइम पे मैंने उनको बोला कि मुझे एक्सपीरियंस है और मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। और उस टाइम पे मैंने वहां पे काफी सारे फ्रेशर बच्चे भी देखे, और वो फ्रेशर थे, इंटरव्यू हुई उनकी, है ना। कुछ कुछ तो बेचारे चले भी गए थे वापस, जिनकी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई। और उसमें से 1-2 तो मेरे भी स्टूडेंट थे, है ना। तो मतलब वहां पे ले रहे थे फ्रेशर को। और अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप जा सकते हो। बाकी सैलरी का मैं आपको बताना चाहता था मेन। तो सैलरी देखो, जैसे अमृता हॉस्पिटल की अच्छी सैलरी यहाँ पे वो उसके मुकाबले तो इतनी नहीं है। यहाँ पे आपको स्टार्ट करेंगे या तो 16-17 से, या फिर आपको एंड कितने पे करेंगे, 19 से 20 तक। अभी मेरा एक स्टूडेंट था जिनको मैंने उसी दिन भेजा था जिस दिन मैं गया था, और उसकी जो सैलरी है लास्ट, मतलब उसने बोला कि मैं पंजाब से काम करके आया हूँ, 6-7 महीने का मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी मेरी रजिस्ट्रेशन आई तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने उसको बोला कि सैलरी एक्सपेक्टेशन 27 से कम मत बोलना। तो इसने 27 ही बोला, और उसने बोला कि इतनी तो हम नहीं दे सकते। जो भी अपनी कैलकुलेशन करने के बाद बोले कि देखो हम आपको दे सकते हैं 20,000 रुपए। तो 20,000 समथिंग समथिंग उनको दिया, है ना। तो मतलब फिर भी बहुत कम है। लेकिन अगर फरीदाबाद के हिसाब से देखे तो ठीक है, क्योंकि फरीदाबाद में और दिल्ली में सैलरी का डिफरेंस तो है। और इवन नोएडा जो है दिल्ली के बिल्कुल पास है, तो उसमें भी सैलरी का डिफरेंस है। उसी तरीके से फरीदाबाद में भी है। दिल्ली में जैसे मैक्स में अभी मैंने कल परसों एक स्टाफ को लिखवाया तो 26 पॉइंट समथिंग उसको, मतलब 26,400 कुछ सैलरी मिली, है ना, एज ए फ्रेशर। तो सैलरी का डिफरेंस है। अगर आप वहां पे करना चाहते हो और आप आए भी दूर से हो तो फिर इससे तो अच्छा दिल्ली में आके कर लो, है ना। कम से कम आपको 6,000 एक्स्ट्रा तो मिलेंगे। और अगर मैं अपनी सैलरी बताऊं तो मैंने उनको 7 ईयर्स एक्सपीरियंस भी बोला था, और मेरी इवन सैलरी ज्यादा थी लास्ट। लेकिन इन्होंने जो मुझे दी, इन्होंने बोला कि हम 37,500 आपको देंगे, प्लस 1,500 अलाउंस देंगे। तो मतलब ICU अलाउंस तो देखो हर जगह पे मिलना ही मिलना है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको ICU में अलाउंस मिलता है, वार्ड में नहीं मिलता है। कोशिश करो इसलिए ICU ज्वाइन करने की, है ना। तो मतलब मेरी उन्होंने लास्ट सैलरी से भी कम सैलरी मुझे बताई। तो मैंने तो वैसे खैर वैसे ही करना नहीं था, लेकिन मैं जस्ट आपको सैलरी का बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के लिए जैसे ही आप हॉस्पिटल में घुसोगे, सबसे पहले आपको जाना है HR डिपार्टमेंट में। HR डिपार्टमेंट जो है वो इनका बेसमेंट 2 में है। ठीक है, बेसमेंट 2 के अंदर आपको जाना है। वहां पे HR डिपार्टमेंट है, उनको आपको बोलना है अंदर जाके कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मैं फ्रेशर हूँ। वो आपसे पूछेंगे आप किसी के रेफरेंस से आए हो। तो अगर तो आपके पास रेफरेंस है तो बताओगे, रेफरेंस नहीं है तो थोड़ा सा वो ऐसा करते हैं, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं कि आपकी इंटरव्यू नहीं लेंगे, वो फिर भी इंटरव्यू ले लेंगे। लेकिन रेफरेंस के साथ थोड़ा सा आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि हाँ भाई, वो सोचते हैं अगर आपके थोड़े बहुत कम नंबर होते हैं तो वो सोचते हैं चल कोई बात नहीं, बंदे के पास रेफरेंस है तो रख लेते हैं। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे DNC के साथ जाओ, या फिर PNRC के साथ जाओ, या फिर हरियाणा के रजिस्ट्रेशन के साथ जाओ, या फिर UP के रजिस्ट्रेशन के साथ। तो सारी रजिस्ट्रेशन ये एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर में है। DNC भी चलेगी, या पंजाब की रजिस्ट्रेशन है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और चेंज करवाने के लिए बोलते भी नहीं है। ठीक है, और बाकी फ्रेशर के लिए क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो फ्रेशर के लिए 18 नंबर का क्वेश्चन पेपर है इनका। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर
आपका 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जो कि मुझे आया था। बाकी मेरे पास तो दोनों का है ही, मैं जब भी जाता हूँ फोटो ले ही लेता हूँ किसी न किसी तरीके से, ठीक है। फोन जमा करवाते हैं, लेकिन स्टिल हम तो अब एक्सपीरियंस हो गया मुझे इस काम का, ठीक है। तो बाकी मेरे पास क्वेश्चन पेपर तो है इनका। अगर आपको मेरे थ्रू जाना है तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, आपको रेफरेंस देके भेजूंगा। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है और लेंथी भी है इनका, ठीक है। वो भी आपको मिलेगा, आपको रेफरेंस भी मिलेगी, आपकी मॉक इंटरव्यूज तो मैं करके भेजूंगा। तो A to Z आपको मैं रेडी करके भेजूंगा। अगर आपको मेरे थ्रू जाना है, आप नहीं चाहते हो कि मैं पहले भी फेल हो गया था मैं फिर से फेल हो जाऊं, तो आपको डायरेक्ट बस मेरा नंबर नीचे व्हाट्सएप का आपको दिखेगा, उस पर मैसेज करना है कि मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना है। बाकी कोर्स की सारी डिटेल वहां पे मैं दे दूंगा। कोर्स की फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 2500 रुपए है और 4000 रुपए है। आपको जो सूटेबल लगे, जो कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप इतने पैसे नहीं लगा सकते हो तो फिर आप यूट्यूब से फ्री में तैयारी कर सकते हो, फिर आपको मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन की, कि इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ एक और 5-6 महीना एक्सपीरियंस वाली स्टाफ थी, जिनको एज ए फ्रेशर ही उन्होंने काउंट करा था, तो उसको फ्रेशर का क्वेश्चन पेपर दिया मुझे एक्सपीरियंस का। तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं उसके क्वेश्चन बताता हूँ कि उसको क्या क्या पूछा, क्योंकि जो उनको पूछ रहे थे वो सामने ही मेरे बैठी थी, तो मुझे सुन रहा था क्या बातें चल रही है, और वो मैंने सारे क्वेश्चन नोट करे आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन से बताता हूँ। कार्डिक एक्सपीरियंस, हार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन थे। PSVT, प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में पूछा। उसकी मैनेजमेंट, कौन सी मेडिसिन देते हो, डिनोसिन देते हैं, कितने mg का देते हो, कैसे देते हो, क्या क्या चीजें रेडी करते हो, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है जब आप किसी पेशेंट को डिनोसिन दे रहे हो, ये सारी चीजें उन्होंने मुझे पूछी। ACLS का पूछा, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट के बारे में, उसमें कौन सी मेडिसिन देते हैं, फ्लो चार्ट क्या कहता है, 5T 5H, हर एक चीज पूछी, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। इसमें मुझे क्वालिटी इंडिकेटर से भी पूछा था, क्योंकि मैंने TL की एक्सपीरियंस बताया था, तो क्वालिटी इंडिकेटर मैंडेटरी है, वो सारे मैंने उनको बताए। ECG की उन्होंने पूछा था कि ECG इंटरप्रिटेशन कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा रिदम्स के बारे में तो नहीं, खैर VT SVT या नॉर्मल साइनस रिदम हो गई है ना, उसके बाद MI की रिदम होगी, तो कुछ कुछ रिदम्स के बारे में मैंने उनको बताया कि ये सारी इंटरप्रिटेशन मुझे आती है। फिर उन्होंने पूछा कि इंफीरियर वॉल MI हो तो क्या चेंजेस आएगी ECG में, एंटीरियर वॉल MI हो तो क्या चेंजेस आएगी, तो वो सारी आपको बताना है। और ECG की लीड कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं, मतलब V1 से लेके V6, तो वो भी मैंने उनको बताया। और ECG की जब हम ECG हमारे हाथ में होती है तो उसमें हमें 12 लीड दिखती है, लेकिन जब हम लगाते हैं तो तब हमें, मतलब हम लगाते 10 लीड्स हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है ना, तो ऑगमेंटेड लीड इसमें आपको ऐड करके बता देनी होती है। उसके बाद वेंटिलेटर के मोड्स मेरे से पूछा था कि कौन कौन से मोड है नॉर्मली आप यूज करते हो, किस मोड पे कब पेशेंट को डालते हैं। जैसे मेरे जो फेवरेट है, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, PRVC, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, या SIME, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, या फिर CPAP। तो ये 5 मोड मेरे फेवरेट है, मैं हमेशा यही बताता हूँ, मैं और कोई मोड नहीं बताता हूँ। इस मोड्स के बारे में मुझे सब आता है ना, और जो मैं अपने कोर्स में बताता हूँ, और इवन मैं अपने फ्रेशर स्टूडेंट को भी हर मोड के बारे में बता के भेजता हूँ। इवन उन्होंने कभी वेंटिलेटर जिंदगी में देखा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको सारे मोड पता होते हैं। तो ये एक तरह से आपकी नॉलेज सिखाती है कि हाँ भाई आपको कितनी नॉलेज है। वहां पे जाके तो वो आपकी प्रेस करेंगे, ना कि मेरी करेंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने सिखाया है ना। तो वेंटिलेटर के मोड सारी चीजें आपको पता चल गई मेरे कोर्स के दौरान अगर आप लेते हो। उसके बाद नीडल स्टिक इंजरी के बारे में पूछा कि नीडल स्टिक इंजरी क्या होती है, कैसे होती है, और अगर हो जाए तो क्या करना है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, है ना। जैसे आपको वही बताना है कि रनिंग वाटर में आपको हाथ को रखना है, उंगली को रखना है, स्क्वीज नहीं करना है, ये सारी चीजें मतलब वहां पे लिखनी भी है। वहां पे एक क्वेश्चन पेपर भी जो आते हैं ना, उसमें पॉइंट्स होते हैं कि आपको लिखना है कि नीडल स्टिक इंजरी हो गया तो क्या क्या करोगे, लाइन वाइज लिखो उसको, है ना। तो वो सारी चीजें भी आपको बतानी होती है। उसके बाद इन्फ्यूजन के बारे में मुझे पूछा था कि इन्फ्यूजन अलग अलग, जैसे नॉरेड्रेनालिन हो गया और ADR हो गया, उसका इन्फ्यूजन बनाते हैं जब वैसोप्रेसिन, इंसुलिन, डोपामिन, जो भी इन्फ्यूजन बनाते हैं एंटीजी, है ना, जो हम ICU में यूज करते हैं। तो जितने उन्होंने मुझे पूछा कि कोई 5-6 इन्फ्यूजन का नाम बताओ जो आप बनाते हो, तो मुझे जो आ रहे थे दिमाग में मैंने वो सारे बता दिए। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इनकी डाइल्यूशन कैसे करते हो, किस फ्लूइड में करते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी मेडिसिन बताओ कोशिश करो वही बताओ जिनका यूजेस आपको बताओ, कैसे बनाते हैं, कैसे डाइल्यूट करते हैं, कैसे देते हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आपको उनको बताना है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फ्रेशर्स की क्वेश्चन की, कि फ्रेशर्स को क्या क्या पूछा। वो लड़की मेरे सामने बैठी थी और उनको जो क्वेश्चन पूछे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला था GCS, बहुत ईजी, अपना न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉलिस कैथेटराइजेशन के आर्टिकल क्या क्या हम रखते हैं वो उनसे पूछा। क्यों पूछा, क्योंकि जनरली जब हम इंटर्नशिप में होते हैं या हम फंडामेंटल पढ़ते हैं तो उसमें फॉलिस कैथेटराइजेशन का हमें पता होता है। इंडिकेशन पूछा उसको, और उसको पूछा कौन कौन से आर्टिकल यूज करते हैं, तो वो था। तीसरी चीज है 5 राइट्स ऑफ मेडिसिन। तो 5 राइट्स ऑफ मेडिसिन आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से हम यूज करते हैं, वो सारे उनको बताने हैं। तो नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ब्लड जब आप किसी पेशेंट को दे रहे होते हो तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, और नर्सिंग केयर प्लान उसमें एक था, और लिखने वाले में भी था। उन्होंने ना एक जैसे क्वेश्चन पेपर उनको दिया था, उसका लास्ट क्वेश्चन यही था
कि एक पेशेंट है सीओपीडी नहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसा कुछ था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके आया है, इसकी सैचुरेशन कम है और डॉक्टर ने आपको बोला है ऑक्सीजन लगाओ। तो उस पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो आपको पता है जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं हम उनकी करंट जो भी चीफ कंप्लेंट्स होती है उसके ऊपर बनाते हैं, है ना, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो उस चीज के ऊपर बनाते हो, तो वो आपको पढ़ के जाना है ना, मतलब आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। और जब उन्होंने इंटरव्यू ली उस टाइम पे भी उन्होंने यही पूछा था कि स्टेप्स क्या है, मतलब जब जो भी आप कॉलम ऐसे बनाते हो उनके अंदर क्या क्या लिखते हो, तो वो भी चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब पूरे जो कॉलम हम बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले में हम लिखते हैं असेसमेंट, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डायग्नोसिस बनाते हैं, गोल बनाते हैं, उसके बाद इंटरवेंशन होती है या उसको प्लानिंग भी लिख सकते हो, आगे फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर रैशनल या इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये सारे मतलब स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको लिखने के लिए आएगा ये 100% आएगा क्योंकि उनके क्वेश्चन पेपर में था, और अगर आप जाओगे तो आपको भी आएगा। तो आप इस चीज की तैयारी करके जाना जो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पीपीई के बारे में कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो उन्होंने बताया। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट का आपको पता है, तो इसमें मेन आपको यही याद करना है कि येलो में, रेड में, ब्लू में और व्हाइट में, है ना, और ब्लैक में हम क्या क्या डालते हैं। तो इसके लिए यही पूछते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी ये सारे जितने भी क्वेश्चन उससे पूछे या मेरे से पूछे, ये सारे मेरे कोर्स में एडेड है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझे हाई लिख के भेजो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी मैं मॉक इंटरव्यू करूंगा। उस मॉक इंटरव्यू के दौरान मैं देखूंगा आपका लेवल क्या है, आपकी नॉलेज कैसी है, आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या गलतियां कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज कैसी है ना, और आपका हेजिटेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी इंग्लिश बोलने का तरीका, ये सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करके आपको बताऊंगा कि आपका ये लेवल है, मतलब आपकी नॉलेज लेवल है जिसको हमें कम से कम 85% तक लेके जाना है। मेरे 85% तक या 80% तक जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो 100% इंटरव्यू क्लियर करते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो फेल हो जाए, क्योंकि मैं उनको इस तरीके से ही रेडी करता हूँ। उसके बाद आपको रेफरेंस दूंगा, आपकी मॉक इंटरव्यूज करूंगा, आपको रिटर्न पेपर्स देके भेजूंगा, और इंटरव्यूज के दौरान जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं आपको रेडी करूंगा विद इन 6 से 7 दिन। तो जैसे ही आप रेडी होते हो तो मेट्रो जैसा हॉस्पिटल, तो क्या आप चाहे मणिपाल, चाहे मैक्स, चाहे फोर्टिस, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चुटकियों में आप उनके इंटरव्यू क्लियर कर लोगे कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको ना पता हो। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे आपको दिखेगा, उस पर हाई लिख के भेज दो। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो अभी मैं संतोष हॉस्पिटल के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि आज मैं गाजियाबाद गया था। तो गाजियाबाद में मैं इंटरव्यूज देख के आया हूँ एक दो जगह पे। एक संतोष हॉस्पिटल था, एक मैक्स हॉस्पिटल था जो कि मेरा फेवरेट है, पटपड़गंज वाला। तो तीसरा जो मेरा हॉस्पिटल था वो था यशोदा मेडिसिटी। तो इन सब में मैं इंटरव्यूज देख के आया हूँ, तो इनके भी मैं वीडियोस इसके मतलब साथ साथ में बनाता रहूंगा। तो मतलब इतना घूमना, ये सारे काम करने में बहुत मेहनत लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक जरूर करा करो, थोड़ा सा मोटिवेशन सा मिलता रहता है। नहीं तो मुझे भी होता है यार छोड़ क्या धूप में निकलना है, आराम से घर बैठते हैं। लेकिन स्टिल मुझे अच्छा लगता है, आपकी भी हेल्प होती है और मतलब दोनों का ही काम चलता है, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।